चलिए बच्चों, सारे लोग गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू। चलिए, सो एज यू ऑल नो, हम लोग यहाँ पे मिले हैं अपना सेकंड थियरी सब्जेक्ट जो ग्रुप 2 का है, इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉज। यस, सो ग्रुप 2 का दिस इज द सेकंड थियरी सब्जेक्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से नाउ, और इसको आप लोग प्यार से कहते हैं EBCL। यस, नाउ लिसन टू मी एवरीवन, सुनिएगा सारे लोग ध्यान से बच्चों। सो ये चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट है पूरे 100 मार्क का है, और फ्रेंकली स्पीकिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट दिस सब्जेक्ट इज, बहुत दिल के करीब है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट ही करीब है नाउ। बट ये जो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है, इसको टोटल 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। पहले है इकोनॉमिक लॉज, दूसरा है बिजनेस लॉज, और तीसरा है कमर्शियल लॉज। ये बिजनेस लॉ और कमर्शियल लॉ, ये जो दो टर्म्स हैं, ये मुझे काफी कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। सो इकोनॉमिक लॉज बेसिकली, ये जो इकोनॉमिक लॉज हैं, इकोनॉमिक लॉज के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड लॉज। जो विदेशी मुद्रा है, कौन सी मुद्रा है बच्चों, जो विदेशी मुद्रा है, उससे रिलेटेड जो लॉज हैं वो हम कहां पे पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक लॉज में। बिजनेस लॉज, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बिजनेस लॉज बेसिकली आप यहां पे अपन मान लीजिए सिर्फ एक ही लॉ पढ़ेंगे, कौन सा, ये ICSI ऐसा मानती है कि बिजनेस लॉज और कमर्शियल लॉ दोनों अलग अलग चीज है, बट मेरे लिए दोनों एक ही हैं। बट ICSI ने जो सबसे अच्छी चीज की है वो मैं आपको बता दूं, द बेस्ट थिंग दैट ICSI हैज डन हियर, ये कंपटीशन एक्ट एक ही एक्ट है, सिंगल एक्ट है, और इसको कितने मार्क्स के लिए बताएं, यस। अगर आपको इकोनॉमिक बिजनेस और कमर्शियल लॉ में पास होना है, या पास तो नहीं बच्चों, पास तो वैसे भी हो जाओगे, इफ यू वांट टू गेट एन एग्जाम्पशन बच्चों, आप सब लोग अगर क्या लाना चाहते हैं इस सब्जेक्ट में, इफ यू वांट टू स्कोर एन एग्जाम्पशन, आपके पास क्या होना चाहिए, आपको ये 25 मार्क जो है, कौन सा, कंपटीशन का 25 मार्क है, ये बहुत अच्छे से करना है। यू नीड टू डू दिस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और उसके बाद सबसे लेंदी पार्ट जो है वो कौन से लॉस का है, वो कमर्शियल लॉस का है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बिनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, और भी मैंने एक दो लॉ मिस किए होंगे, इतने सारे नहीं, आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ देम नाउ। ये हाँ, रेरा मैंने मिस किया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, इतने सारे एक्ट्स आप करोगे तो यहां पे 35 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है बच्चों, और ये वाला जो पोर्शन है कितना हो गया, 35 और 25 कितना हो गया, और ये वाला पोर्शन जो है ये 40 मार्क्स का है। एक बार चेक कर लेना, अगर किसी के पास मॉड्यूल है तो चेक कर लेना, आई थिंक दिस इज द बाइफर्केशन, ठीक है। सो ये बाइफर्केशन के ऊपर पूरा इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ डिपेंडेंट है, ठीक है। अब बच्चों, अगर आपको EBCL स्ट्रॉन्ग करना है, यस अतुल, लविशा, अंजलि बेटा, छवि, भरत, रौनक, सूरज, कुणाल, निकिता एंड एवरीवन आउट देयर, वेलकम यू बच्चों, आप सबका स्वागत है। नाउ प्लीज हियर बच्चों, सो अपनी स्ट्रेटजी, विच इज द बेस्ट स्ट्रेटजी दैट वी कुड मेक फॉर दिस सब्जेक्ट। देखिए, अगर पिछली इस बार का पेपर देखें, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, जैसे मैंने आपको बताया कि SLCM में थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी किया था, और करना भी चाहिए बच्चों, नहीं तो फिर सब पास नहीं हो जाएंगे। बट बिलीव मी गाइस, EBCL वॉज, इस बार का जो EBCL का पेपर था, वो ऐसा लग रहा था कि ICSI ने आपके हाथ में 100 के 100 मार्क्स दे दिए हैं। थोड़ा सा ये वाला पार्ट
जो 35 मार्क वाला पार्ट था इसमें एक दो क्वेश्चन ट्रिकी थे, बट वो भी चॉइस वाले क्वेश्चन ट्रिकी थे जहां पे चॉइसेस थी। बट ये 25 मार्क तो आईसीएसआई ने आपके हाथ में रख दिए थे, और मैं आपके साथ ये पेपर खोलूंगा, आई विल ओपन दिस पेपर विथ यू, ताकि आपको समझे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस 25 मार्क में से 22 मार्क 20 मार्क आप कैसे भी आसानी से लेकर आ सकते थे। यू कुड हैव स्कोर्ड 20 मार्क्स वेरी इजीली। ये वाला पार्ट भी 40 मार्क का पार्ट था, इसमें भी मेरे ख्याल से 40 का 40 मार्क आप सॉल्व कर सकते थे। सो मेरे मानने मतलब एसएलसीए में फिर भी उन्होंने 20 मार्क का थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा था, बट स्टिल 80 मार्क 80-85 मार्क आपके हाथ में थे। यहाँ पे आईसीएसआई ने लगभग 90 मार्क्स 90 से 95 मार्क्स का बिल्कुल आपके हाथ में पेपर रखा हुआ था। और स्ट्रेटजी जो है ईबीसीएल को पढ़ने की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही है, द बेस्ट स्ट्रेटजी इज कि कंपटीशन एक्ट के ऊपर एक ग्रिप बना लो। किसके ऊपर? कंपटीशन एक्ट के ऊपर एक ग्रिप बना लो। मैंने कल यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट किया था, अगर आपने किसी ने शायद देखा हो, चश्मा लगा के बढ़िया जेफ बेजोस का मैंने एक यस आई हैड पोस्टेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब। हाँ आई विल शो यू। हाँ मैं दिखा नहीं, मैं ये दिखा रहा हूँ कि चश्मे में आई लुक गुड। सो बच्चों, इफ आई सर्च हियर, ये कुकरेजा ही आता है सबसे पहले यार, इसने जीना हराम करके रखा है मेरा। सो दुष्यंत जैन का अगर एक वीडियो था, वो नहीं मिलेगा अभी। जब अपन दुष्यंत जैन न्यू वीडियो करता हूँ मैं, हाँ वो लेटेस्ट न्यू भगो बोल रहे। ये आंटी कौन है? ओके एनीवे, नहीं पता भाई मुझे ना, प्लीज हियर। सो ध्यान से देखिए। सो कल का एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि अमेजोन के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है, और मैंने ये भी बताया कि क्यों लगाई है, कौन से प्रोविजन ने सीसीआई को पावर दी है। ठीक है, कई लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो डाले बट उन्होंने पेनल्टी के बदले फाइन बोल दिया, जबकि उनको नहीं पता कि क्वासी जुडिशियल बॉडीज फाइन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में लगा सकती हैं। ठीक है, सो यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड फाइन। पेनल्टी इज सिविल नेचर का पनिशमेंट, ऑन द सेम वे फाइन इज क्रिमिनल नेचर का पनिशमेंट। ठीक है यार, वो बंद कर दे यार, मैं वही बोला, इतनी आवाज कहां से आ रही है ना, प्लीज हियर। हाँ जी, सो अमेजोन को भी 200 करोड़ रुपए का पेनल्टी लग गया। सिर्फ उसने क्या कर दिया, अमेजोन ने बेसिकली कंपटीशन एक्ट के अंदर क्या होता है, जब दो एंटरप्राइजेस मर्ज होने का प्लान करती हैं, तो जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दोनों एंटिटीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिस दिन प्लान अप्रूव करते हैं, याद है वो स्कीम अप्रूव करते हैं सेक्शन 230 के हिसाब से अग्रीमेंट करते हैं, तो स्कीम अप्रूव करने के या फिर अग्रीमेंट करने में विचएवर द जो भी आपके यहाँ पहले होता है, उसके 7 दिन के अंदर आपको किसको बताना होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना होता है। तो अमेजोन ने वो नहीं बताया, मतलब अमेजोन ने फ्यूचर के साथ अग्रीमेंट किया कि हम आपको अक्वायर करेंगे, बट अमेजोन ने किसको नहीं बताया? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं बताया। सो जब अमेजोन ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं बताया, तो सेक्शन नंबर 43A ऑफ कंपटीशन जो है, उसने क्या किया, उसके पास पावर है कि आपके टोटल टर्नओवर का 1% या फिर जितने आपके टोटल एसेट्स हैं, विच एवर इज मोर, उतने की वो आपके ऊपर क्या लगा सकता है? पेनल्टी लगा सकता है। और अमेजोन ने लगा, सीसीआई ने लगा दी कितने करोड़ की? 200 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। खैर अमेजोन अभी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट से 200 करोड़ का शायद 150 करोड़ हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वकील कौन सा हायर करते हो आप। सो कहने का मतलब ये है, और इस चीज में मैंने कल के वीडियो में भी कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो इट्स अ बिग फेलियर ऑफ अमेजॉन कंपनी सेक्रेटरी। और ये कंपनी सेक्रेटरी तो छोड़ दो, ये अमेजॉन साल के 100 200 करोड़ रुपए लीगल टीम वालों को सैलरी पे करते हैं। कौन सी टीम को? तो उस लीगल टीम को तो डूब मरना चाहिए, सबको सैक कर देना चाहिए, सबको नौकरी से निकाल देना चाहिए। दिस हैज हैपेंड, एकदम नॉर्मल सा ये प्रोविजन है, जो आप भी समझ जाएंगे थोड़े टाइम में, जो हम पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो। सो बच्चों, लाइक इस बार आई हैव थॉट समथिंग एल्स, मैंने कुछ और सोचा है। नॉर्मली मैं कमर्शियल लॉ से शुरू करता हूं, बट दिस टाइम इन योर बैच मैं कंपटीशन एक्ट से ही पढ़ाना शुरू कर रहा हूं।
ठीक है, दिस इज द बिग चैलेंज दैट आई हैव गिवन टू माई सेल्फ कि मैं ये लॉ पहले पढ़ाऊंगा और मैं एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा कि आप लोग कंपटीशन एक्ट के मास्टर बन जाएं। ठीक है, मास्टर बने ना बने वो भी अपनी जगह, बट एग्जाम में तो कम से कम अच्छा करें, कम से कम ये मेरा चॉइस है, ये मेरा कोशिश रहेगा। सो 25 मार्क्स का जो कंपटीशन एक्ट है हम वो पहले खत्म करेंगे। विल गिव इट 15 डेज का टाइम। कितने दिन का टाइम देंगे हम उसको? 15 दिन का टाइम देंगे। 15 दिन में ऑलमोस्ट अगर छुट्टियां काट ले तो कम से कम 13 लेक्चर्स, 13 से 14 लेक्चर्स में अपन इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लाइक आई थिंक 25 आवर्स, 25 घंटे अपन इस टॉपिक को देंगे। 25 मार्क्स का है तो 25 घंटे देंगे ना। मैंने इस चीज के ऊपर तो हम लोग सबसे पहले वी विल यू नो हम कंपटीशन एक्ट के बारे में बात करेंगे। और अब यहां पे मैंने आपके सामने खोला है बेयर एक्ट। कौन से एक्ट का? कंपटीशन एक्ट का मैंने आपके सामने खोल दिया है बेयर एक्ट। और कंपटीशन एक्ट डायरेक्टली 25 मार्क्स का आता है एग्जाम में। 25 मार्क्स से ज्यादा का भी आ सकता है। कई बार वो कमर्शियल लॉ वाला पार्ट है ना 35 मार्क का, वहां से भी कंपटीशन एक्ट का क्वेश्चन पूछ लेता है। बट ये 25 मार्क्स सिर्फ कंपटीशन एक्ट के लिए ही एलोकेटेड है, तो 25 मार्क का तो आता ही है, उससे ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच बेटा। नाउ छवि सेइंग कि यू विल एंडेवर टू मेक अस मास्टर। अभी ग्रुप 1 वाले बच्चों के इंग्लिश के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उनको मैं सेंटेंस वगैरह शैल में वगैरह का यूज करना सिखा रहा हूँ। सो एकदम बराबर इंग्लिश पकड़ लिया इसने। नाउ सो 25 मार्क्स का ये टॉपिक है। मैं हालांकि अपने नोट्स बहुत अच्छे हैं और अपने नोट्स 100% एक्यूरेट है। मतलब कभी भी एग्जाम होता है तो 100 लाइक वी हैव 100% एफिशिएंसी, लाइक 100% का जो भी जितने मार्क का पूछता है वो अपने नोट्स से ही होता है। बट मैं चाहता हूँ नोट्स के अलावा भी मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दूं। सो दैट्स द रीजन आई हैव कम विद कि मैं आपको ये भी टॉपिक जो है कंपटीशन एक्ट, नॉट ऑलवेज बट जहां जहां पे जरूरत है वी विल ऑलवेज रेफर टू, हम बेयर एक्ट को रेफर करेंगे। ठीक है, और आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो ये भी करा दूंगे, वो तुम्हारे प्रैट में ऐड करा दूंगे, प्रैट 1 प्रैट 2 में। सो इफ यू इंसिस्ट मैं इसको प्रैट 1 और प्रैट 2 में क्या करा दूंगा, ऐड करा दूंगा। जो अपनी एसएलसीएम की बेयर रेगुलेशन की बुक अपन करेंगे, आई ऐड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कंपटीशन एक्ट इट्स अ वेरी स्मॉल एक्ट बच्चों। कंपटीशन एक्ट इज अ स्मॉल एक्ट, ज्यादा इसमें सेक्शंस नहीं है। इफ यू कुड सी कितने सेक्शंस है टोटल? अच्छा ये सब इसमें से मोस्ट ऑफ द सेक्शंस ओमिटेड है। सो टोटल यू हैव हाउ मेनी सेक्शंस? टोटल कंपटीशन एक्ट में यू हैव 66 सेक्शंस। टोटल 66 सेक्शंस अपन हम कंपटीशन एक्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद एक मिनट, जस्ट अ मिनट। टोटल चैप्टर्स कितने हैं इसमें? टोटल कितने चैप्टर्स हैं? कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर कितने चैप्टर्स हैं टोटल? टोटल 9 चैप्टर्स हैं। सो सबसे पहली चीज, इट हैज 9 चैप्टर्स या इट हैज 66 sections and it is divided into 9 chapters. सो कंपटीशन एक्ट के अंदर, और ये एक्ट बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट मतलब लॉ उसके ओरिजिनल फॉर्म में है, जैसा पार्लियामेंट ने क्या किया था, पास किया था। तो जो भी इंटरप्रिटेशंस होंगे वो इसी लॉ के आधार पे होंगे बच्चों। एंड बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, मैं हमेशा बोलता हूं, we as a company secretary we as a company secretary should have a neck over this law। मतलब हमको इस लॉ में क्या चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए बच्चों। बिकॉज आगे जाके कंपटीशन लॉ में प्रैक्टिस करने का देयर इज इमेंस स्कोप, बहुत सारा स्कोप है। बट अपने जो सीएस के लोग हैं उनको पता नहीं, सिर्फ हम कंपनी लॉ में प्रैक्टिस करेंगे, हम कंपनी लॉ में ही प्रैक्टिस करेंगे ऐसा बोलते हैं। बट बिलीव मी, कंपनी लॉ में प्रैक्टिस करने वाले बहुत लोग हैं। लाइक एवरी अदर कंपनी सेक्रेटरी कैन प्रैक्टिस इन कंपनी लॉ। ठीक है, बट कंपटीशन लॉ में प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं। और कंपटीशन से रिलेटेड इश्यूज भी अब क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आई टीच यू। अभी तो आपको लग रहा है क्या पढ़ने वाले हैं, नाम ही कंपटीशन एक्ट है, इस टॉपिक में व्हाट आर वी गोइंग टू कवर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यूल सी कि क्या कंपटीशन एक्ट है, कब ये एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा।
सो टोटल 9 चैप्टर्स, 66 सेक्शंस। अच्छा, ये क्या है बच्चों? कंपटीशन एक्ट, एक्ट नंबर 12 ऑफ 2003। ठीक है, पार्लियामेंट में 2002 में पास हुआ होगा और एनफोर्स होते होते राष्ट्रपति के द्वारा लागू करते करते 2003 आ गया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं अभी बोल रहा था कंपनीज एक्ट का प्रेम लोग छोड़ नहीं पाते बच्चों। इधर ना, एक्ट का नाम क्या है बच्चों? द कंपटीशन एक्ट 2002। प्लीज, ये इसका पूरा नाम है क्या? नहीं, मेरा पूरा नाम है दुष्यंत जैन, बट आप मुझे डीजे सर भी बोलते हैं, वो मेरा एब्रीवेटेड नाम है, वो मेरा शॉर्ट टाइटल है। कौन सा टाइटल है बच्चों? दैट इज माई शॉर्ट टाइटल, बट मेरा पूरा नाम क्या है? दुष्यंत जैन। आई डोंट यूज माई फादर्स नेम। नॉर्थ वाले लोग, ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही चलता है मेरे ख्याल से पिताजी का नाम बीच में लगाने का, बाकी कहीं नहीं चलता पिताजी का नाम कहाँ पे लगाओ, बीच में लगाओ। तो एक बार क्या हुआ कि मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ तो झगड़ा हुआ, और उसने ना, मैं स्टूडेंट था, ठीक है, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस कल्चर। तो जब मैं स्टूडेंट था तो आप यकीन मानोगे कि मैं मराठी लोगों से बहुत नफरत करता था, क्योंकि राज ठाकरे ने एक बार हमारे दोस्त को और मुझे पीट दिया था, मतलब राज ठाकरे के लोगों ने। आपको याद होगा 2008 2009 में, 2007 2008 में जब एमएनएस पार्टी बनी थी, तो राज ठाकरे तो बहुत, जो नॉर्थ इंडियंस हैं जिनको मराठी नहीं आती थी, उन लोगों को पकड़ पकड़ के धोया था। अभी ठीक है, अभी राज ठाकरे बीजेपी के साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक टाइम पे था महाराष्ट्र में, दिस वाज प्रॉब्लम। महाराष्ट्र में उस समय हिंदू मुस्लिम में झगड़े नहीं होते थे, मराठास और नॉन मराठास में झगड़ा होता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, व्हाट एवर योर कास्ट इज डजंट मैटर। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसे निकाल रहा था, उससे मैसेज कॉलेज के सामने गोखली नगर में वो ब्रांच नहीं है मेन रोड पे, तो एक आदमी आया, एक आदमी बढ़िया टीका वीका लगा के, एकदम भाव टाइप का, व्हाइट कलर का शर्ट, इतना मोटा चेन पहन के, और मेरी गाड़ी का नंबर, मेरे पास उस समय पैशन प्लस था, CG04। तो आया मेरे पास है, तू चंडीगढ़ का है साले। मैंने कहा गंवार है तू, छत्तीसगढ़ है वो। चंडीगढ़ का CH होता है। एनीवे, तू चंडीगढ़ का है, तू मराठी नहीं है, तेरे को मारेंगे हम। मेरा मी मराठी आहे काय? थोड़ा बहुत मराठी तो आता ही था, मतलब मी मराठी आहे, काय पाहिजे तुला? तो उसने कुछ तो बोला कि बोल, मैंने क्या बोला, सांग मम्मी का है। मैंने, आपने बोला कि वहां पे एक गाड़ी खड़ी थी, मैंने उसको जाके पीट दिया, तो उसने खींच के मुझे एक थप्पड़ मारा। बोले मतलब गाली दी उसने, माँ बहन की गाली दी, और फिर बोले निकल जा यहाँ से, यहाँ पे भाउच रहेगा, भाउच। मैंने, कौन भाउच बोलते? राज ठाकरे। एंड देन वी वर ब्रूटली बीटन अप, मतलब थोड़ा बहुत, नॉट ब्रूटली बट मारा उसने हमको। तो फिर मैं मराठी लोगों से बहुत चिढ़ने लगा, मतलब एकदम अंदर ही अंदर मेरे मन में आग आ गया। ठीक है, तो किसी, मेरा स्टूडेंट, मेरा दोस्त था, एंड ही वाज अ महाराष्ट्रियन। तो फिर ऐसे ही झगड़ा हो गया, उसने मेरे को बोला तू अपने बाप का नाम क्यों नहीं लगाता बीच में, तुम लोग का अलग ही नाटक है। ऐसी तुम लोग का मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि तुम लोग का अलग ही नाटक है बे, बाप का नाम बीच में ही लगाते, क्या शर्म आती है क्या बाप का नाम लगाने में? मैंने बोला नहीं, हम बहुत श्योर हैं कि हमारा बाप कौन है। So, तो इट वॉज, आई अपोलोजाइज, बट ये यंग डेज जो होते हैं ना बच्चों, जब आपकी एज का था, आपसे थोड़ा बड़ा, तो ये बेसिकली क्या है, एक एटीट्यूड होता है, किसका? लड़ने का, कि कैसे तू हमारे बारे में बोलेगा। बट एट प्रेजेंट आई फाइंड इट वेरी करेक्ट टू यूज योर फादर्स नेम। मतलब मुझे आज की तारीख में, देखिए मैच्योरिटी की बात है, समय समय की बात है, आज मुझे लगता है कि अपने नाम के साथ पिताजी का नाम लगाने की जो प्रथा है, ये बहुत सही प्रथा है। इस प्रथा का मतलब ये है कि आप अपने पिताजी को भी रिकग्निशन देते हैं, योर फादर्स नेम इज अटैच्ड थ्रू आउट, आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। सो आज मेरा नाम हर जगह दुष्यंत जैन लिखा है, नॉर्थ में ऐसे ही होता है, शायद कोई MP UP छत्तीसगढ़ से, क्या तेरे पिताजी का नाम है क्या बीच में? नहीं होता, कहीं नहीं होता हमारे यहाँ पे, तेरा भी नहीं होगा, बट महाराष्ट्र में प्रथा है, बट विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, बट ठीक है, नहीं होता, नॉर्थ में कहीं नहीं होता, ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही होता है, या महाराष्ट्र के नेबरिंग उड़ीसा में है क्या? नहीं है। तो साउथ के लोग अलग स्वैग है, वो सरनेम कोई पापा का नाम रखते हैं शायद,
तो वो महाराष्ट्र का प्रो लेवल है साउथ। चलिए बच्चों इधर फिर वो चलता रहता है, कोई बाप का नाम आगे लगा देता है, कोई बाप का नाम पीछे लगा देता है, कोई बाप के नाम का सिर्फ एक अच्छा लगा देता है। अगर पापा का नाम है गुंडप्पा तो क्या नाम हो गया लड़की का? जी मारिया। यस और नो बच्चों? सो ऐसे ऐसे नाम बन जाते हैं बच्चों। एनीवे कमिंग बैक टू द टॉपिक, चलिए। सो कंपटीशन एक्ट में टोटल 66 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 66 और 9 चैप्टर्स है, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि कंपटीशन एक्ट छोटा नाम है। कौन सा नाम है? इस एक्ट का पूरा नाम क्या है? एन एक्ट टू प्रोवाइड, ये पूरा नाम है इस एक्ट का, दुष्यंत जैन। An act to provide keeping in view the economic development of the country for the establishment of commission to prevent practices having adverse effect on। yes, तो सबसे पहला ये एक्ट क्यों बना है? सबसे पहले ये एक्ट देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर एस्टेब्लिश करेगा। क्या एस्टेब्लिश करेगा? कमीशन। तो ये एक्ट जो है देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रख के एक कमीशन बनाएगा। किस लिए कमीशन बनाएगा? प्रिवेंट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, हरकतों को रोकने के लिए। कौन सी हरकतों को रोकने के लिए? हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। तो इस एक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सो नॉट नाउ लुक, वी डोंट गो इनटू ऑब्जेक्टिव। सो ये एक्ट क्या बोल रहे हैं? इट्स एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर क्रिएटिंग अ कमीशन जो ये एडवर्स प्रैक्टिसेस को रोके, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट। दूसरा काम क्या होगा कमीशन का? प्रमोट मतलब प्रोत्साहित करना। क्या करना? और सस्टेन मतलब बरकरार रखना। क्या बरकरार रखना? कंपटीशन। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इंटरेस्ट का मतलब होता है हित, कंज्यूमर के हितों की रक्षा करना। एंड टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरीड ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। और ये निश्चित करना कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड सबको मिलती रहे, व्यापार करने की जो आजादी है वो सबको मिलती रहे। मार्केट में कोई ऐसा ना हो जाए कि कोई प्लेयर खुद मार्केट में इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो किसी नए प्लेयर को मार्केट में एंट्री मारने नहीं दे रहा है। एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ एंड इंसिडेंटल देयर टू। देयर विथ मतलब ऊपर लिखे हुए जो भी मैटर्स हैं, इनसे रिलेटेड मैटर्स को देखने के लिए। इंसिडेंटल देयर टू मतलब रिलेटेड मैटर्स को। इंसिडेंटल मतलब रिलेटेड मैटर्स। तो ये एक्ट का पूरा नाम ये है। तो ये बेसिकली लॉन्ग टाइटल है। कौन सा टाइटल है ये? या फिर कई लोग इसको क्या बोल सकते हैं? प्रीएम्बल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लॉ का प्रीएम्बल। लेकिन आपको पता है मॉडर्न लॉज में प्रीएम्बल नहीं होते। प्रीएम्बल के बदले वो क्या करते हैं? लॉन्ग टाइटल देते हैं। याद है हमने पढ़ा था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में नाउ, और 53rd, ठीक है, वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया नाउ। तो दिस इज द लॉन्ग टाइटल। तो कंपटीशन एक्ट का पूरा नाम क्या है? कंपटीशन एक्ट का व्हाट इज द फुल टाइटल? व्हाट इज द लॉन्ग टाइटल? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ कंपनी या कंपटीशन एक्ट? Yes, an act to provide keeping in view the economic development of the country for establishing a commission to prevent adverse practices that have adverse effect on the competition, and then to promote and sustain the interest in the competition in the market and protect the interest of the। so कुल मिला के this is the full title, this is the, ये पूरा टाइटल है। तो एक्चुअली जहां पे भी अपने को कंपटीशन एक्ट बोलना है, वो एक मूवी है धमाल, नाम क्या है? क्या 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 था उसका नाम? वो साउथ इंडियन का नाम, गाड़ी में बैठता है, चिन्ह, नाम क्या है? अय्यर। चिन्ह स्वामी अय्यर है। ना, बाल गोपाल गोविंदाचार्य। सो बेसिकली सो कंपटीशन एक्ट का दिस इज द फुल टाइटल, दिस इज द, ये पूरा नाम है। लेकिन सेक्शन 1 आपको तुरंत बोलता है, सेक्शन 1 आपको क्या बोलता है? कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज कंपटीशन एक्ट 2002। आपको चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, पैरी गोपाल, वेणुगोपाल ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ, ये एक्ट को आप सिर्फ क्या बोल सकते हैं? कंपटीशन एक्ट बोल सकते हैं। पूरे इंडिया में लागू होगा सिवाय कहां के? जम्मू कश्मीर के स्टेट को छोड़ के। आई थिंक दिस स्टैंड्स आज भी ये ऐसे ही है।
मतलब जम्मू कश्मीर में कंपटीशन एक्ट लागू नहीं होता, क्योंकि मैंने इसको कल ही डाउनलोड किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से, तो मेरे ख्याल से ये पुराना तो नहीं होगा। सो दिस इज अच्छा। और ये कब से चालू होगा ये एक्ट? ये एक्ट उस दिन से लागू होगा जिस दिन से ऑफिशियल गैजेट में क्या होगा, इस एक्ट को नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। सो द फर्स्ट सेक्शन, तो कंपटीशन एक्ट का पहला सेक्शन क्या है? शॉर्ट टाइटल, कि आपको ये पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपने पूरा नाम लेने के बदले अगर सिर्फ क्या बोल दिया, कंपटीशन एक्ट 2002 बोल दिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे इंडिया में लागू होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं मानता हूं कि ये सही है, बिकॉज मैंने कल ही डाउनलोड किया है। हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे कुछ पुराना है तो बात अलग है, बट आई बिलीव ऑफ नाउ ये एप्लीकेबल नहीं होता। नीचे भी कुछ दिया नहीं है, चलिए। सो दिस इज सेक्शन नंबर 1। उसके बाद डेफिनेशन है। नाउ वी वोंट स्टार्ट विद द डेफिनेशन, अब हम अपने नोट्स में आ जाएंगे। चलिए बच्चों, सो नाउ यू विल गेट द फील ऑफ नोट्स। सो कंपटीशन एक्ट टोटल कितने मार्क्स का है? टोटल 25 मार्क्स का है, अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। सो नाउ अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑन माय ओपिनियन। तो वी हैव अ लॉ, हमारे पास भारत में एक लॉ है जो किससे डील करता है? जो कंपटीशन से डील करता है। किससे डील करता है? कंपटीशन से डील करता है। एंड वी हैव नोन, अच्छा सो हमको ऑब्जेक्ट्स भी समझ में आ गया कि हमने कंपटीशन एक्ट क्यों बनाया। कैन आई से इफ यू गो थ्रू द लॉन्ग टाइटल, अगर आप किसको देखिए, अगर आप लॉन्ग टाइटल के ऊपर नजर डालते हैं, अगर आप लॉन्ग टाइटल को देखते हैं, तो यू कम टू नो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स। आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन एक्ट को क्रिएट करने के पीछे व्हाट वर द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नाउ सो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? अब देखो, बेयर एक्ट से पढ़ने का क्या फायदा है कि वंस यू हैव गॉन थ्रू ना, आप उसको कभी नहीं भूलते। वो चीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और आपको सेक्शन 1 भी कभी भूलने वाले नहीं हो। सो कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहला उनका विशेष ऑब्जेक्ट एक ही है, टू एस्टेब्लिश अ कमीशन। बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, बट मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो कुल मिला के कंपटीशन एक्ट जो है, जो कंपटीशन एक्ट है, कंपटीशन एक्ट के अंदर दिए गए सारे उद्देश्यों को, सारे ऑब्जेक्टिव्स को, या कंपटीशन एक्ट अपना सब कुछ किसके ऊपर छोड़ रहा है? कमीशन के ऊपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? क्योंकि उसके प्रियम्बल में या फिर उसके लॉन्ग टाइटल में ही कमीशन को ही बोला कि सबसे प्रथम उद्देश्य, प्रथम ध्येय, प्रथम लक्ष्य कंपटीशन एक्ट का क्या है? दैट वी विश टू क्रिएट अ कमीशन, दैट वी विश टू क्रिएट अ। अभी कमीशन क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, और उसके बाद क्या करेगा? प्रमोट एंड सस्टेन करेगा, और उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट करेगा, है ना। सो सीसीआई के तो एक्ट का ऑब्जेक्ट है कि एक कमीशन एस्टैब्लिश करना, देन प्रिवेंट करना। क्या प्रिवेंट करना? प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस मतलब हरकतें, एक्ट्स। एक्ट्स को प्रिवेंट करना। कौन सी एक्ट्स को प्रिवेंट करना? जिनका क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट होता है किसके ऊपर? जिन प्रैक्टिसेस का कंपटीशन के ऊपर क्या होता है? एडवर्स इंपैक्ट होता है, उन प्रैक्टिसेस को क्या करना? प्रिवेंट करना। प्रिवेंट करना मतलब उन प्रैक्टिसेस को रोकना। दूसरी चीज क्या है बच्चों? व्हाट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट? प्रमोट एंड सस्टेन व्हाट? प्रमोट एंड सस्टेन व्हाट? कंपटीशन को प्रमोट किया जाए। समझना, किसको प्रमोट किया जाए? कंपटीशन को प्रमोट किया जाए। आई विल एक्सप्लेन। उसके बाद किसके बारे में? उसके बाद कंपटीशन से रिलेटेड क्या क्रिएट की जाए? अवेयरनेस क्रिएट की जाए। देयर शुड बी एन अवेयरनेस, देयर शुड बी एन विथ रिगार्ड टू कंपटीशन। लेकिन आइडियली हम में से किसी को भी नहीं पता कि, और आधे लोगों को तो अभी भी डाउट है, पढ़ क्या रहे हैं अपन? कंपटीशन है क्या? प्रमोट करना कंपटीशन क्यों करने का? उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट है क्या? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। वी हैव वन मोर ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट? कहीं ना कहीं हमें कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? हित,
इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? हित, बेनिफिट्स। कंज्यूमर के बेनिफिट्स को भी हमें क्या करना है बच्चों? वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द बेनिफिट्स ऑफ द कंज्यूमर। हमें कंज्यूमर के हितों की भी रक्षा करनी है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो एक्ट का जो सबसे प्राथमिक उद्देश्य है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का, वो क्या है? टू प्रमोट, सॉरी, टू एस्टैब्लिश अ कमीशन। इज दैट क्लियर? चलिए, एंड देन अपन बाकी चीजें पढ़ते हैं। नाउ अब मैं आपके साथ वापस आता हूं। नाउ टेल मी व्हाट इज कंपटीशन। अगला जो डिस्कशन है, अब लेट्स सी, जो है वो सब देखेंगे। मुझे एक चीज बताइए, कंपटीशन, और कंपटीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट एज? कंपटीशन को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्पर्धा। नाउ अब ये कंपटीशन क्या है, कंपटीशन से क्या फायदा होता है, कंपटीशन का क्या नुकसान होता है, ये सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों। कंपटीशन जो वर्ड है, इसको कंपटीशन एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया, ये स्वैग है। किसको डिफाइन नहीं किया गया बच्चों? दे हैव नॉट डिफाइंड द टर्म व्हाट एग्जैक्टली। उन्होंने बोला कि कंपटीशन को प्रमोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट यार ये तो अबे अखलाक, साले यौन कर रहे हैं बैठ के, नहीं करने का। ऐसा कब करते हैं मैं बताऊंगा क्लास के बाद, ठीक है? नाउ प्लीज हियर, प्लीज हियर बच्चों। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपटीशन? कंपटीशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना। क्या करना बच्चों? प्रतिस्पर्धा। नाउ प्लीज हियर। सो वर्ल्ड बैंक ने, किसने बच्चों? वर्ल्ड बैंक ने कंपटीशन को डिफाइन किया, ठीक है? सो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन एक सिचुएशन है। कंपटीशन क्या है? सिचुएशन का मतलब एक परिस्थिति है जब मार्केट में बहुत सारे क्या हैं, मार्केट में कंपटीशन एक सिचुएशन है बच्चों, जब मार्केट में देयर आर एन नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स हैं, और हर एक सेलर के बीच में क्या है? राइवलरी है, प्रतिस्पर्धा है, दुश्मनी है। और दुश्मनी क्यों है? मार्केट वाली दुश्मनी है? नहीं, बहुत सारे सेलर्स हैं मार्केट में जो एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करते हैं? कॉम्पीट करते हैं, राइवल बन के बैठे हैं, दुश्मन बन के बैठे हैं। किस लिए? टू अट्रैक्ट बायर्स, पेट्रोनेज। पेट्रोनेज का मतलब क्या है? लॉयल्टी। सो कंपटीशन इज अ सिचुएशन इन मार्केट। प्लीज हियर बच्चों, कंपटीशन मार्केट में होने वाली क्या है बच्चों? कंपटीशन मार्केट में होने वाली क्या है? एक स्थिति है, एक परिस्थिति है, जिसके अंदर बहुत सारे सेलर्स आपस में क्या करते हैं? कॉम्पीट करते हैं, स्पर्धा करते हैं। किस लिए? कि बायर्स की निष्ठा किसको हासिल होगी, बायर किसकी तरफ झुकेगा। यस और नो बच्चों? सो दिस इज व्हाट कंपटीशन इज। नाउ, और कंपटीशन एक्ट का उद्देश्य कहीं ना कहीं कंपटीशन कमीशन के जरिए ये है कि कंपटीशन को क्या किया जाए? कंपटीशन को प्रमोट किया जाए। हाँ या ना बच्चों? नाउ टेल मी। अब मैं आपको एक चॉइस देता हूं, लाइक सुनिएगा ध्यान से। जब आप लोग सीएस आपने स्टार्ट किया था, और जब आपके मन में सवाल आया कि लेट्स सी, हमको यार सीएस एग्जीक्यूटिव की क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है? कैन आई से यू मस्ट बी हैविंग, और मैं आपको बधाई देने का चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी सेक्रेटरी की जो क्लास का मार्केट है, दैट इज वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। कौन सा मार्केट है वो? खतरनाक वाला कंपटीशन है। जैसे आपको महंगे फोन लेने हैं, तो साला वो आईफोन वाला अपना फोन 1,40,000 में बेचता है, सैमसंग वाला अपना फोन 1,09,000 में बेचता है। सबसे महंगे फोन। क्या यहां पे कोई कंपटीशन है? 1 लाख के ऊपर वाले फोन्स में कोई कंपटीशन ही नहीं है ना? इज देयर अ कंपटीशन? नहीं है। इसलिए अगर किसी के पास, किसी को 1 लाख के ऊपर रुपए, किसी का बजट है दैट आई वांट टू बाय अ फोन ऑफ रुपीज 1 लाख और अबव, वो कौन सा फोन खरीदेगा?
या तो आईफोन खरीदेगा या फिर सैमसंग खरीदेगा। उन दो के अलावा कोई चॉइस है आपके पास? अच्छा मुझे बताइए, इसके चलते अपना फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? इसके चलते अपना नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? अपने को वैरायटी नहीं है, चॉइसेस ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास आईफोन था सेम, और उस आईफोन ने मुझे जी भर के रुलाया। बीच में एक फेज आया था, जनवरी फरवरी का फेज, जब मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता था। यस, आईफोन ने मुझे बहुत दर्द दिया। स्टेटस नहीं जाते थे एक्चुअली, व्हाट्सएप उसका बहुत प्रॉब्लम था, बहुत प्रॉब्लम थे आईफोन में। ट्रू कॉलर नहीं है, पता नहीं वो रील्स नहीं बनती। हाँ, वो वीडियो लेते लेते आप वीडियो लेते लेते कैमरे को स्विच नहीं कर सकते, फ्रंट बैक नहीं कर सकते। और आईफोन वाला बहुत क्लियर है, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो भाड़ में जाओ, मुझे कचड़ा नहीं चाहिए। वो अलग स्वैग में है बच्चों। और सैमसंग S22 इज मच बेटर, आईफोन से 10,000 गुना बेटर है। बट स्टिल मुझे लगता है कि सैमसंग, खैर इसमें खैर कुछ इंप्रूवमेंट का नहीं है, बट इसका कैमरा बहुत अच्छा हो सकता है। आईफोन के सामने आज भी हक देता है ये कैमरे में, आज भी हकता है ना बच्चों। मैं बोल रहा हूँ ये जो फोन है, इससे अच्छा कैमरा आईफोन 11 का है मेरे पास। ये S22 अल्ट्रा है, बट इससे अच्छा फोन किसका है, इससे अच्छा कैमरा किसका है? मैं 13 की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने सब कंपेयर करके देख लिया। सो आईफोन हैज अ कैमरा, इट डज नॉट हैव अ कैमरा, बट इट हैज अदर फीचर्स, बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसमें। बट कहीं ना कहीं तुम यार जब फोन के ऊपर 1 लाख रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हो, यू मस्ट बी गेटिंग सम गुड थिंग्स ना। और क्या इनको नहीं पता कि इनका कैमरा खराब है? दे नो, आईफोन को नहीं पता उसमें लाख खामियां हैं, वो जानते हैं, बट उनको क्या पता है कि कंज्यूमर कहाँ जाएगा, या तो हमारे पास आएगा नहीं तो सैमसंग के पास जाएगा। और कस्टमर डिवाइडेड है, जिसको सैमसंग खरीदना है वो सैमसंग ही खरीदेगा। मैं सैमसंग वाला था, मैंने स्टॉक शॉक में आईफोन खरीद लिया, मैं 2 महीने में वापस से सैमसंग में वापस आ गया, 1-1.5 लाख रुपए से अपना कटवा के। यस और नो? आज भी इंस्टॉलमेंट भर ही रहा हूं बच्चों। मेरी वाइफ खामगा खुश हो गई बच्चों, उसका फोन चेंज करना ही था, लेकिन मेरा अपग्रेड हुआ तो वो आईफोन में वापस से बेचने गया। 1,36,000 खरीदा था, मैं जब वापस बेचने गया उसी दुकान में बेचने गया जिस दुकान से खरीदा था, बोलता 80,000 में लूंगा। मैंने बोला भैया एक स्क्रैच नहीं है? बोलते नहीं सर 80,000। बोले बाकी तो 75 दे रहे, मैं 80 दे रहा हूँ, एहसान मानो मेरा। मतलब भक। और मैंने निधि को दे दिया ना, आप यूज करो। क्या मतलब साला, 2 महीने में 56,000 रुपए से प्राइस क्या हो गया, गिर गया ना। सो बच्चों बेसिकली, सो वी ऑल आर सफरिंग। मतलब आप जब खुद के पैसे कमाओगे, CS बनोगे, एंड देन यू विल बी बाइंग कि यार मेरे को प्रीमियम फोन में जाना है, बिकॉज फोन इज वेरी क्रूशियल टू माय बिजनेस। एंड मेरे लिए फोन इन्वेस्टमेंट है बच्चों, बिकॉज मैं आप सबसे कनेक्टेड रहता हूँ फोन के थ्रू। अगर मैं वो माइक्रोमैक्स या कोई वो 10,000 वाला फोन यूज करूं तो हक देगा ये फोन, फच 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 फच। अरे गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, वो स्टेटस तो छोड़ दो, वो चल ही नहीं पाएगा। मेरे फोन में कम से कम 11,000 कॉन्टेक्ट है। कितने? 11,000। आप सब उसमें से एक हैं, डोंट वरी, आप मेरी व्हाट्सएप फैमिली का मेंबर है। ठीक है, जब मेरी वाइफ जाती, यही तो है आज का जमाना, जब मेरी वाइफ जाती है और मेरे को मूवी देखने जाना होता है तो मेरे पास एक आदमी नहीं होता। मेरा पार्टनर, उसको कोई शौक नहीं मूवी हुई, वो अपनी दुनिया में मस्त है, वो उल्टी दुनिया में रहता है बच्चों। स्ट्रेंजर थिंग में ना उल्टी दुनिया, ये उल्टी दुनिया का वासी है तो सीधी दुनिया से उसका बोले। सब बच्चों, सो 1 लाख के ऊपर वाले जो ब्रांड्स हैं वहां पे देर इज नो कंपटीशन, जिसके कारण हम सब मर रहे हैं, परेशान हैं। बट अब थोड़ा सा मैं नीचे आता हूं, और नीचे आने के बाद मुझे बताओ, अगर आपके पास 10,000 रुपए एंड इफ यू वांट टू बाय अ फोन वर्थ ₹10,000, डू यू हैव चॉइसेस? यू हैव मल्टीपल चॉइसेस। ओप्पो, वीवो, रेडमी, सैमसंग, नोकिया, रियलमी, फेक मी, पता नहीं कितने फोन है, पोको, इसकी। यस और नो बच्चों? और भी होंगे, ये तो इतने ही हैं बच्चों। मोटोरोला, तेरे पास है? ओके, होगा, चेक कर एक बार इधर ना प्लीज यार। मोटोरोला, आई डोंट नो कितने सारे फोन से बचे। सो व्हेन यू आपका टिकट साइज अगर 10,000 रुपीज का है, कितने का है?
और बच्चों आपको दुनिया भर के फीचर्स मिलते। एक का तो मैंने कैमरा देखा कि 11,000 का फोन था, मेरे साले के पास था, और उसका कैमरा उसने फिल्टर विल्टर पता नहीं कौन सा लगाया, मेरे S22 से बेटर फोटो उसके फोन में आ रही थी। मुझे बोलता है क्या जिया जी आप तो गधे हो, ऐसे ही बोलता है क्या जिया जी आप तो गधे हो। मेरा सुनना भाई, बोले हाँ पूरे गधे हो। बोले 10,000 का फोन ले लेते मेरा, कुछ तो वीवो का उसने फोन लिया था, 10,000 के फोन में बकायदा उसका जो पिछवाड़ा था 10,000 के फोन, बिल्कुल एक ऐसा ऐसा लग रहा है छेदे ही छेदे भरे हुए हैं, ऐसा उसका पिछवाड़ा था एकदम सुहाना। पता नहीं कौन सा था भाई, बट मैं बता रहा हूँ कि उसका कैमरा मैंने उसके मुंह पे बोला भाई देख, मैंने तुम लोग के मुंह नहीं लगता, तुम 11,000 का फोन खरीदते हो हमारे साथ कंपेयर करते हो। फिर निधि का आवाज आता है पीछे से, सो आदमी बेचारा दुविधा में फंस जाता है। मैं नहीं यार, मैंने कहा मेरा बिजनेस यूज है यार। सो एनीवे, सो अगर आपका टिकट साइज 10,000 तो कैन आई से दैट मार्केट इज ह्यूजली कॉम्पिटिटिव, बहुत कॉम्पिटिशन है उस मार्केट में, हाँ है ना। CS क्लास मैं 12,200 रुपए में रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूं विथ हार्ड बुक्स, नहीं हार्ड कवर बुक्स, ठीक है। अब इसमें भी दो चार बच्चे जो मुझसे डिस्काउंट मांग लेते हैं कि सर कुछ तो कम कर दो सर, मैं नॉर्मली अब नहीं दे रहा यार, क्योंकि ना अब परवड़ता नहीं है, अब एक्चुअली इतने खर्चे बढ़ गए ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और डिस्काउंट दो भी दो, फिर भी वो जिसको डिस्काउंट दिया वो यूट्यूब पे हगने में, तो अगर उसका इंस्टॉलेशन 2 दिन लेट हो गया तो यूट्यूब पे तो बराबर गालियां देगा कि नो आई कैन अकेडमी इज बेस्ट। चलो टीचर्स की तारीफ करते हैं सब, टीचर्स आर बेस्ट, बट मैनेजमेंट इज पुअर। 12,000 तो साले इतना पैसा दिए तो इतने ही मिलेगा, इतने पैसे में इतने ही मिलेगा, ये सर नो बच्चों। मेरे को लगता है कि मैं कभी कभी बोल दूं, लेकिन यू कांट से दैट, बिकॉज अगर आपने वहां पे बोला तो आप 2 मिनट के अंदर घमंडी हो जाएंगे, #घमंडी यस और नो, सो यू कांट से दिस, बट बिलीव मी। सो हम आपको 12,200 रुपीज में वी गिव रिकॉर्डेड क्लासेस, ये मार्केटिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं आपको ये क्यों है, वाई आर वी ऑफरिंग दिस प्राइस टैग, वाई आर वी ऑफरिंग, जस्ट बिकॉज द मार्केट इज कॉम्पिटिटिव। एक चीज है कि हमारी नीयत भी अच्छी है कि लाइक वी वांट टू गिव द क्लासेस एट द अफोर्डेबल कॉस्ट, we want to tap the larger market, but yes, one of the key reasons is competition. So हम हमेशा लाइक वी आर ट्राइंग सिंस लास्ट 2 years आफ्टर कोविड के बाद हमने डिसाइड किया कि वी विल रिड्यूस द प्राइस। कोविड के बाद इनफैक्ट आप में से ही शायद कई बच्चे होंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कई ऐसे होंगे 2020 में जिन्होंने CS एग्जीक्यूटिव का हमसे सिर्फ एक ही ग्रुप परचेज किया है 28,000 रुपए में विथ हार्डकवर बुक्स। कितने में? 28,000 rupees for just group 1 and both the groups का प्राइस था 40,000 rupees with hardcover books। और जो मेरी लाइफ का सबसे पहला एडमिशन था CS एग्जीक्यूटिव का, शी वॉज फ्रॉम बनारस, चतुर्वेदी, 60,000 रुपए। कितने में? CS एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप ऑनलाइन, अच्छा उस समय ऑनलाइन लाइव तो था ही नहीं, सिर्फ कॉल क्या था, रिकॉर्डेड क्लासेस थी, 60,000 रुपए में। दिस वॉज द फर्स्ट एडमिशन दैट आई डिड। सरनेम भी मुझे याद है, चतुर्वेदी, अर्पिता नहीं, आई डोंट नो, शी वॉज फ्रॉम हैदराबाद, बनारस की थी, मुंबई में थी, एंड देन उसकी पूरी फैमिली वहां पे शिफ्ट हो गई। नाउ सो दिस वाज द थिंग, एंड देन कोविड आ गया, कोविड के बाद बाकी की चीजें हुई, तो वी आई एंड सुपान सर वॉलंटरली डिसाइडेड कि सर कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया था बच्चों। आजकल ऑनलाइन टीचर बनने में लगता क्या है, 10,000 का सिस्टम एक कुछ नहीं बच्चों, ये तो बहुत तामझाम है, ये तो खैर बहुत महंगा है, बट हकता ये भी है। बट 10,000 रुपए में यू कैन बिकम एन ऑनलाइन टीचर, 10,000 रुपीज में यू कैन बिकम एन ऑनलाइन टीचर। सो इतनी सारी चीजें थी, तो आपको 12,200 रुपए में, और अगेन आवर कंटेंट इज वेरी गुड इफ यू कंपेयर विद द कॉस्ट प्राइस टैग। अगर 12,200 का है, उसमें अगर आप कंटेंट देखो तो लगभग ग्रुप 2 में ही आपको 550-600 घंटे का कंटेंट मिलता है विद, तो जो भी है। सो हम काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड व्हाई आर वी प्रोवाइडिंग, बिकॉज वी वांट टू बी अहेड ऑफ द कंपटीशन। हमको क्या करना है, हमको कंपटीशन के आगे निकलना है, हम या हमको मार्केट में बने रहना है। वी आर ट्राइंग थ्रू दिस प्राइस टैग। अब हर एक आदमी के पास अलग अलग अच्छी चीजें होती हैं। सो हमारे पास हमारा प्राइस टैग है, हमारा एक्सपीरियंस है। सम अदर क्लासेस विल हैव उनका प्राइस टैग होगा, उनका कुछ होगा। तो हर एक
क्लास के पास एक यूएसपी होती है जिसके आधार पे वो क्या करता है, मार्केट में अपनी पोजीशन क्रिएट करता है। ये सुनो बच्चों, अब मुझे बताइए, सो कंपटीशन के चलते डू यू गेट बेनिफिट? हाँ जी, कंपटीशन के चलते डू यू गेट बेनिफिट? आर यू बेनिफिटेड बाय कंपटीशन? अरे हाँ बोलो बे साले, यहाँ पे तुम इतने सस्ते में क्लास अटेंड कर रहे हो। फेस टू फेस क्लास का फीस 70,000 रुपए था। कितने का? बोथ ग्रुप में 70,000 रुपए की फीस चार्ज करते थे हम लोग 2020 में। कोविड के पहले का ही रिसीट एक काटा हुआ है, उसको मैं और सपान सर सोचे जड़वा के रख लेंगे। नासिक से देयर वाज अ गर्ल, सम सिंधी गर्ल, नाम याद नहीं आ रहा है, लवीना, लवीना करके उस लड़की का नाम था, सरनेम याद नहीं आ रहा है, ललवानी कुछ तो वानी थी आखिरी में, बट नाम याद, लवीना करके शी वाज अ गर्ल। 70,000 में कोविड के एक दिन पहले, लॉकडाउन लगने के एक दिन पहले हमने एडमिशन दिया था 70,000 रुपए में, सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप्स। सो दिस वाज द फीस दैट वी यूज्ड टू चार्ज, एंड नाउ वी हैव मेड द फीस टू 45,000 रुपीज। ठीक है, कोविड आने के बाद चीजें चेंज हुई वो ठीक है, बट कैन आई से अगेन इट्स अ कंपटीशन। अब तो कोविड नहीं है, हम चाहे फीस बढ़ा सकते हैं, बट हम नहीं बढ़ाते। क्यों? तो बच्चों कंपटीशन के चलते बहुत सारे फायदे हुए। ये जीन्स जो मैं पहना हुआ हूं, इस जीन्स का प्राइस है 3799, है नहीं, प्राइस था। ठीक है, सो आई चेक्ड ऑन Amazon। मैं पहले तो शोरूम में पसंद करके आ गया ये जीन्स। ठीक है, बहुत पहले की जीन्स है, 2013 की जीन्स है यार। सो पहले तो मैं शोरूम में पसंद करके आ गया ये जीन्स, लाइफस्टाइल में पसंद करके आ गया, और फोटो वोटो खींच के, जो भी वट एवर इट में भी, सब फोटो वोटो खींच के मैं घर आ गया, इसका टैग वैग का फोटो खींच के आ गया। फिर मैंने अपने, और बहुत पसंद आया था मुझे जीन्स, फिर मैंने अपने भाई को बोला कि यार ये जीन्स मुझे पसंद आई, ये 3700 की है। तो मेरा भाई बोलता है रुक मैं कुछ करता हूँ। उसने अमेजोन पे चेक किया सेम। अच्छा, पहले अमेजोन पे, अभी क्या होता है, अभी जो प्रोडक्ट आपको शोरूम में पसंद आएगा वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलता, आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, कम से कम पसंद आने वाला प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल मीडियोकर कपड़े रहते हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट आपको शोरूम में पसंद आएगा, मॉल में पसंद आएगा, वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। मेरे से लिख के ले लो। लेकिन उस समय सब नया नया था, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, एवरीथिंग वर लाइक, एवरी कंपनी वाज न्यू। मिंत्रा भी शायद उसी समय लॉन्च हुआ था, 2013-14 की बात कर रहा हूं मैं। सो वी केम होम, और हमने क्या किया, ऑनलाइन चेक किया। आई गॉट दिस जीन्स फॉर 989 रुपीज। कितना? मुझे 989 रुपीज में जीन्स मिल गई बच्चों। पैसा वसूल है बच्चों। कितने साल हो गए? जब लिया था तो इसकी कमर 36 इंच की थी, आज इसकी कमर 30 इंच की है। सो 6 इंच। ये जीन्स कई बार ऑल्टर हो चुका है, जब आया था तो इतना बड़ा आया था 36 के रूप में, अभी कितने के रूप में हो रहा है, 30 इंच के रूप में मैं इसको पहन रहा हूं। ठीक है, सो और आई एम वेयरिंग इट सिंस लास्ट 9। और लड़कों का पता है आपको, लड़कों का कपड़ा पहनने का तरीका, कोई जीन्स अलमारी के कॉर्नर में गया तो 5 साल तक वही में, तो ऐसा है। बट स्टिल 3799 का जो प्राइस था, या 3299, वट एवर द प्राइस वॉज देयर, आई गॉट इट फॉर 989 प्लस 100 रुपीज का कैशबैक। उस समय फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह सब नए थे, तो ये लोग कैशबैक वगैरह भी देते थे। सो बच्चों, कहीं ना कहीं कंपटीशन के चलते, तो ये सारा बेनिफिट हमको क्यों हो रहा है? कंपटीशन के। लेकिन जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन कर रहे हैं, ये एंटी कॉम्पिटिटिव भी है, ये कंपटीशन के खिलाफ भी है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैसे। बट अगेन, अगर मैं रैपअप करने के लिए कहूं तो मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि कंपटीशन का फायदा आप सबको मिल रहा है। एवरीवन इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ कंपटीशन। आज आपको कार खरीदनी है, आपके पास टिकट साइज है आपका 5 लाख का, यू हैव 5 लाख रुपीज इन योर हैंड। 5 लाख में अगर आपको कार खरीदनी है, सो डू यू हैव चॉइसेस? मेरी वाली कार खरीद सकते हो, यू कैन बाय क्विड, यू कैन बाय, सी वो मारुति की कौन सी आती है, एस्ट नहीं, एक्सप्रेस, वो कुछ तो वो बोल रहे हैं, वो एक्सप्रेस, एस्प्रेसो करके वो कार आ जाएगी, ऑल्टो आ जाएगी, नैनो आ जाएगी, वैगन आर का बेस मॉडल आ जाएगा शायद 40-50 हजार। सेंट्रो तो बंद कर दी उन्होंने, टियागो आ जाएगी, टियागो पंच आ जाएगी। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और एक मिनट, और किसी भी कार में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है।
हर एक कार अपनी जगह पे बेस्ट है, एवरी कार इज एट बेस्ट। वो पंच तो साला ऐसा लगता है छोटी सी कार है, टाटा की 5 लाख की कार है, ऐसा लगता है साला बड़ी सी एसयूवी है। देखा कितनी सुंदर कार बनाई है टाटा ने। सो व्हाट आई एम ट्राइंग, तो ये इतना फायदा आपको क्यों मिल रहा है? व्हाई आर यू गेटिंग सो मच ऑफ बेनिफिट्स? कंपटीशन। हमारी क्लास में एक बार बैच चालू किया हमने, अच्छा ठीक है बैच की बात बताऊं। सो अल्टीमेटली तो मुझे बताइए सरकार की नीयत क्या है? कंपटीशन को प्रमोट किया जाए या कंपटीशन को रोका जाए? अच्छा, अब लेकिन बच्चों कंपटीशन एक्ट 2002 में आया, आप समझिए सरकार ने अपनी मंशा, सरकार ने अपनी नीयत कब बनाई कि हमें कंपटीशन को प्रमोट करना है, प्रोत्साहित करना है कंपटीशन को? सरकार को सन 2002 में अक्ल आई, क्या अक्ल आई? कि हमें कंपटीशन, अगर हमें कस्टमर का बेनिफिट करना है, कस्टमर को हमें हमें कस्टमर के को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें क्या करना है? कंपटीशन को प्रमोट करना पड़ेगा। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा, मैं आपके साथ इतिहास के पन्नों को टटोलता हूं, थोड़ा सा हम इतिहास की तरफ घूम के आते हैं। मैं बात करता हूं एक ऐसे कानून की जिसने देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, एसबीसी में जिक्र किया था हमने इस एक्ट का। ये एक्ट क्या बोलता था? ये एक्ट बोलता था कि अगर आपको फैक्ट्री खोलनी है, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाना है, फैक्ट्री खोलनी है, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाना है, सामान बेचना है, किस प्राइस पे बेचना है, किसको बेचना है, कब बेचना है, फैक्ट्री में मैक्सिमम कितना बना सकते हो, इन हर सारी चीजों के लिए आपको सरकार से क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। क्या चाहिए सरकार से आपको? कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, प्रोडक्ट का नाम चेंज करना है, तो भी क्या चाहिए आपको सरकार से? वो छोड़ दो, इतनी गिर गई थी सरकार, बिना लाइसेंस के अगर बिजनेस करना है उसके लिए भी एक लाइसेंस, बिना लाइसेंस के अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए आपको? एक। और इस चीज के चलते हमारे देश में क्या क्रिएट हो गया था, शायद आप अपने दादाजी पिताजी से पूछेंगे तो वो बताएंगे किसके बारे में। दिल टेल यू कि एक टाइम पे हमारे देश में था, क्या था? लाइसेंस राज। सोचो निर्विका विर्निका के जब बच्चे होंगे फ्यूचर में, मैं जब नाना जी बनूंगा, जब मैं नाना बनूंगा तब तुम लोग क्या बनोगे? तुम लोग मम्मी पापा ही बने रहोगे। हाँ, मेरे से 20 साल तो छोटे, 15 साल तो छोटे ही हो तुम लोग, मम्मी पापा वाली स्टेज में होगे। मैं नाना बन चुका हूँ, मेरी गर्दन ऐसे हिल रही होगी। तो जस्ट इमेजिन मैं कितनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगा अपने बच्चों को कि बेटा एक टाइम था जब मोबाइल नहीं था, एक टाइम था जब लड़कियों को पटाने के लिए हमको उनके घर के बाहर खड़ा रहना पड़ता था, उस समय कोई इंस्टाग्राम आईडी चलती नहीं, मेरे ख्याल से निर्विका और विर्निका के जब बच्चे होंगे तो मेरे ख्याल से कोई अलग ही कोई अलग ही ऐप आ गया होगा, जिसमें आप जिससे बात कर रहे हैं वो उसका एक 3D वर्जन सामने निकलेगा। आप उस 3D वर्जन को टच करेंगे तो सामने वाले को लगेगा आपने उसको टच किया है। तो मेरे ख्याल से कुछ तो मेरे ख्याल से कुछ तो ऐसी क्रांति आएगी। और मतलब, और वही तो मुझे बताओ ना, आईफोन 50 में क्या रहेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब कुछ नहीं बचा फोन में अपग्रेड करने के लिए। अब मैं सोच रहा था अगली बार S23 अल्ट्रा आएगा तो उसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कैमरा थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, कैमरा गायब कर देंगे, इनविजिबल कैमरा आ जाएगा, बेवकूफ तो बनाना है। तो 2050 तक वही टेक्नोलॉजी आएगी कि आप फोन में किसी को क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। आप लेक्चर अपने घर से ले रहे हो, जहां मैंने गलत पढ़ाया आप फोन से ऐसे करके मारोगे, टन। सॉरी सॉरी सॉरी। सो एनीवे, सो मैं ये कह रहा था बच्चों, प्लीज हियर। सो तो आई वुड बी हैविंग मेनी स्टोरीज टू कि लाइसेंस राज हुआ करता था एक देश में, जब क्या होता था कोई भी बिजनेस। और ये कानून था बच्चों, नेहरू जी के किनारे, नेहरू जी ने नहर के किनारे बैठ के ये कानून बनाया था। सो बच्चों इस कानून ने देश की धज्जियां उड़ाई। क्यों?
क्योंकि बिजनेस कौन कर पा रहा था? सिर्फ वही लोग जिसके पास क्या था, और लाइसेंस मिलना उस समय बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। आज थोड़ी ना ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। लाइसेंस मिलता था दिल्ली से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से। आप रहते थे रामेश्वरम, कश्मीर में, रामेश्वरम में, उल्टी सीधी जगह आप रहते थे। दिल्ली आना वॉज अ चैलेंज। आज तो क्या फ्लाइट पे बैठे पहुंच जाते हो दिल्ली। फ्लाइट नहीं है तो 50 ट्रेन चलती है, ट्रेन नहीं है तो बस चलती है, बस नहीं तो अपना क्या अपना कार लेके चलेगा, बाइक है तो बाइक ही लेके चलेगा। ये सुनो बच्चों, उस समय ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते थे, कुछ नहीं होता। तो उस समय आपको याद होगा, इनफैक्ट मुझे पता नहीं आप लोग के बारे में क्या है, बट 2005 तक अगर हम किसी रईस को जानते थे तो सिर्फ दो ही रईस को जानते थे, टाटाज एंड बिरलास। ये अंबानी वंबानी 2011-12 के बाद आए। और 2010 तक हमारे पिताजी ने हमको यही बोला कि बेटा हम टाटा बिरला नहीं है, हमसे पैसे मत मांगा कर, हमारी इतनी चौकात है। So my father was very clear that boss, I am not Tata Birla, I am a salaried employee, मेरी इतना सैलरी है, देख भाई ऐसा ऐसा है। मैं चोरी कर लेता था उनकी जेब से पैसे, अपना हक तो लेके रहूंगा। ये सुन लो बच्चों, और मम्मी को बता देता। तो चोरी करने का बोर्ड लगता था कि भाई पापा का पैसा चुरा ले। कई बार तो पापा ने आके मेरी पिटाई कर दी, बोले यार वहां क्या दोस्त लोगों को पार्टी दिया, जेब में हाथ डाला, पैसे ही नहीं थे। तो फिर मम्मी भी पोक देती थी पापा के सामने कि किसने चुराए साले ने। फिर पापा और मम्मी दोनों ही मिलके पीट देते थे। पहले 2-3 पापा मार देते थे, उसके बाद अपन रो रहे थे तो मम्मी भी तेरी मार। सब बच्चों ध्यान से देखिए ना। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सो उस समय टाटा बिरला ही क्यों थे? क्योंकि उनके पास ही सारे लाइसेंसेस थे। बिजनेस वही लोग कर पाते थे जिनके पास क्या था। आज की तारीख में, इन टुडेज टाइम, अगर कभी आप पापा मम्मी से मांगो और उनको बोलना है कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, तो टाटा बिरला तक तो जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर से 4 घर छोड़ के ही कोई अरबपति आदमी बैठा हुआ है। आपके घर से 4-5 घर छोड़ के देखो, देयर इज अ बिलियनियर सिटिंग देयर। हाँ या ना? हर आदमी ने पैसा बनाया है। मैं रोज सुबह जिम जाता हूं, मैं बता रहा हूं, कम से कम मैं 3 ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ एंड अबव है, 500 करोड़ एंड अबव। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में इस एक्ट को हमने प्यार से गुड बाय बोल दिया भाड़ में जाओ। मतलब ये एक्ट के अंदर जितने भी लाइसेंसिंग के प्रोविजन थे वो हमने क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, तो उस समय रईस कौन बनता था? सिर्फ वही लोग रईस बनते थे जिनके पास क्या था, और लाइसेंस मिलना वॉज वेरी डिफिकल्ट। लाइसेंस मिल गया 5 साल के लिए मिलता था, खत्म हो गया तो उसको रिन्यू करवाना वॉज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको लाइसेंस में लिखा है कि आप 500 टन ही प्रोड्यूस कर सकते हो साल का, अगर आपके लाइसेंस में लिखा है कि आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो साल का, तो तुम्हारे पास भले ही 1000 टन बनाने का कैपेसिटी है, बट तुम बनाओगे कितना? गवर्नमेंट ने बोला है कि तुम अपना सामान 4 लोगों को ही बेच सकते हो, तो भले ही तुम्हारा सामान सड़ जाए, बट बेचोगे किसको? और इस पूरे लाइसेंसिंग युग में एक आदमी गांव से आया और उसने टाटा बिरला को कई मील पीछे छोड़ दिया, दैट वाज अंबानी। सो इसीलिए जितने भी बिजनेसमैन इंडिया में होंगे, मेरे लिए धीरू भाई अंबानी का जो स्थान है वो सबसे ऊपर रहेगा। टाटा का कोई उतना, लाइक आई रिस्पेक्ट टाटा, बट टाटा ने ठीक है धीरे धीरे ग्रो किया। टाटा अंग्रेजों के टाइम से अरबपति लोग हैं और आज भी अरबपति हैं। अंबानी को ईयर 2000 के पहले कोई जानता भी नहीं था। 1960s में धीरू भाई अंबानी ने काम चालू किया था, तो दे आर जस्ट 60 और 85 साल पुराना ग्रुप है रिलायंस। अमेजॉन उससे भी एक स्टेप आगे, बट अगेन इंडिया में इस लॉ के चलते ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट था। तो अब क्या हुआ बच्चों, तो जब इतना स्ट्रिक्ट था बिजनेस करना, तो इंडिया में क्या बन गई थी? इंडिया में मोनोपोलीज बन गई थी। क्या बन गई थी? जैसे कि आप टू व्हीलर में देख लेते तो सिर्फ कौन था, कार्स में कौन था,
मारुति भी गवर्नमेंट की थी, मारुति और एक हिंदुस्तान मोटर्स थी, फिर 2-3 इंपोर्टेड कार्स आती थी, वो एम्बेसडर वगैरह। ठीक है, तो हर जगह पे क्या हो गई थी बच्चों, मोनोपोली हो गई थी। इन एवरी प्लेस देयर वाज मोनोपोली। अब मैं आपको बताता हूं, अब ये मोनोपोली के चलते क्या हो गया, मोनोपोली के चलते क्या हो गया, जो लोग मोनोपोलिस्टिक पोजीशन पे थे, कौन सी पोजीशन पे थे, क्या नहीं से वो मार्केट अपने हिसाब से चलाने लगे। मैं आपको बताता हूं, 1997 में जिस घर में हम किराए से रहते थे, मैं 12 साल का था, जिस घर में हम किराए पे रहते थे, 1997 में उनके यहाँ पे बेटी हुई, सॉरी 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 आई एम सॉरी, हाँ मान लो 99, चलो एग्जांपल के लिए मान लो 1990, उज्जवल मर जाएगा 2 मिनट में, हमने रात को सोते नहीं हो, हाँ जी। सो 1997 में, इन द ईयर 1997, सो क्या हुआ सृष्टि, आधा घंटा ना। सो 1997 में ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 नहीं है कि 1 बजे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल गए। चलिए, सो इन द ईयर 1997, और मैं प्लीज, मैं आपको सिलेबस का पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं, ठीक है, तो कोई दिमाग से सुनो, कहानी है यार पहले के टाइम की। सो इन द ईयर 1997 में क्या हुआ कि मेरे जो मकान मालिक थे, जिस घर में हम लोग किराए से रहते थे, उन्होंने एक बजाज चेतक बुक किया। व्हाट डिड ही बुक, अपने यहाँ पे बुक करने का मतलब क्या है, 1 लाख की गाड़ी है, तुमने 500 रुपए भी दे दिया तो भी गाड़ी बुक हो जाती है, राइट, 1000 दिया 2000 दिया गाड़ी बुक होती है। बजाज चेतक 1997 में कैसे बुक होता था पता है, स्कूटर था 25,000 का, और 1997 में 25,000 रुपए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, ठीक है। आपको पूरे का पूरा 25,000 रुपए क्या देना है, कैश में एडवांस जमा करना है। उसके बाद आपको ग्रीन कलर का एक टोकन मिलता था, क्या मिलता था, ग्रीन कलर का एक टोकन, उसमें लिखा रहता था 3 इयर्स, और उसमें लिखा रहता था ग्रीन कलर या ब्लू कलर। तो क्या था, इसका मतलब पूरे पैसे आप आज देंगे, पूरे पैसे आप कब देंगे बच्चों, यूल पे एंटायर मनी टुडे, और आपको स्कूटर कब मिलेगा, 3 साल 5 साल 10 साल, 10 साल तक बजाज स्कूटर का वेटिंग पीरियड है, 20-20 साल का वेटिंग पीरियड है, और 20 साल के बाद कौन सा कलर मिलेगा, वो भी आज डिसाइड होगा, कौन सा, ब्लू कलर। तुम बोलोगे नहीं ब्लू मेरे यहाँ पे अपशकुन है, तो बोलेंगे ठीक है मत लो, क्या बोलेंगे, मत लो। तो इट वॉज मोनोपोली। क्या था ये, लोग ऑन में दे के लाते थे, अगर 3 साल के पहले चाहिए तो 10,000 रुपए आप एक्स्ट्रा दो, आपको स्कूटर कल मिल जाएगी। लेकिन कलर कलर लेकिन तब ब्लू नहीं मिल पाया, कब, तब व्हाइट मिलेगा, क्यों, क्योंकि बजाज वाले क्या करते थे, चाइना से एक ही कलर को, एक ही कलर की बहुत सारी क्वांटिटी इंपोर्ट करते थे, क्योंकि वो सस्ता मिलता था, वही मारवाड़ी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। सो दिस वॉज कॉम्पिटिशन, ये कॉम्पिटिशन था बच्चों, सॉरी, ये कॉम्पिटिशन था या एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन था, कंपटीशन ना होने के चलते सोचो कितनी मारामारी थी। जब मैं पूना सीएस क्लास करने आया तो पूना में 2 ही क्लास थी, एक सुधीर कुलकर्णी सर और एक उज्जवल केलकर सर, 2 ही सर थे। इनकी फीस थी सीएस एग्जीक्यूटिव की 27,000 रुपीज बोथ ग्रुप की, इनकी फीस थी 30,000 रुपीज बोथ ग्रुप की। दोनों के अपने अपने लिमिटेशन थे, इनका सिलेबस खत्म कब होता है वो समझ में नहीं आता, और इनका खत्म ही नहीं होता, ठीक है ना। अब आप ये मत बोलिए कि बहुत सस्ती थी, कि 27,000 रुपए, मैं बात कर रहा हूं कब की, 2005 की, जब 1 तोला सोना 10,000 का आता था, 10 ग्राम सोना कितने का आता था, 10,000 का आता था। आज 10 ग्राम सोना आता है 50,000 का, मतलब आज के हिसाब से ये फीस कितनी है, 27,000 इंटू 5 कर लो, आज के हिसाब से ये फीस 1,10,000 रुपए या 1 लाख जो भी है।
ठीक है, तो मैंने इनके यहाँ चुना कि कम से कम सिलेबस तो खत्म हो जाएगा। नो हार्ड कवर बुक्स, नथिंग। सुबह 7 बजे क्लास चालू होती थी, दोपहर को 10 बजे क्लास खत्म होती थी, और 2 महीने में सिलेबस या 3 महीने में सिलेबस खत्म। ऐसे ठीक है, ये है ये, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तो आपने पढ़ी लोगे एक बार। ओके आगे बढ़ते हैं। सो 2 महीने में 3 घंटे पढ़ा के सिलेबस क्या हो गया, सारे सब्जेक्ट का खत्म विथ 100% सेटिस्फेक्शन। हाँ, क्योंकि वो बच्चे भी पागल होते थे, क्योंकि हमारे पास कोई था ही ना कॉम्पीट करने के लिए। हम किससे कंपेयर करते, हम किससे कंपेयर करते, बताओ मुझे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और फिर सर अपनी तारीफ कर देते थे कि बेटा मैं यहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ, बजाज ऑटो में जॉब करता था। तो हमको लगता था यार क्या आदमी है। अगर सर ने एक बार हमारे शोल्डर के ऊपर हाथ रख दिया तो हम दिन भर किसी और को छूने नहीं देते थे शोल्डर अपना, कि भाई सर ने हाथ रखा है। सो दिस यूज्ड टू बी द स्टेटस क्यू। क्यों? देयर वाज नो कंपटीशन, देयर वाज, मैं आपको आज एक दिन अगर वैसा पढ़ा दूं, सोचो उसका मतलब जैसा उन्होंने पढ़ाया उसका 60% ही पढ़ाऊं, ये मतलब वैसा पढ़ा दूं मैं आपको एक दिन, तो कल मेरी क्लास बंद हो जाएगी। माफी नहीं है यहाँ पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और आप सीधे बोलेंगे कि मैं यहाँ पे क्यों पढ़ूं, मेरे पास 25 क्लासेस का चॉइस है मेरे पास। ये सुनो, आप यूट्यूब पे लिख लीजिएगा सिर्फ CS एग्जीक्यूटिव क्लासेस। लेट्स राइट, आप सिर्फ क्या लिख लीजिएगा, एंड यू विल सी मल्टीपल चॉइसेस। और मैं तो कहीं आऊंगा ही नहीं। CS एग्जीक्यूटिव बेस्ट क्लासेस लिखते हैं, क्योंकि आप जब मेरे से निराश होंगे तो आप क्या लिखेंगे, बेस्ट क्लास। दुष्यंत तो नहीं था, CS एग्जीक्यूटिव बेस्ट क्लास, बेस्ट ऑनलाइन क्लास। यूट्यूब भी बोल देगा डोंट वरी, तुम ये सर्च कर लो। तो अगर मैं बेस्ट ऑनलाइन क्लास लिखता हूं तो ये दीदी आ जाती है सबसे पहले, फिर ये कुछ ये आ जा, ये कौन आ गया भाई। सो देन सम अदर फैकल्टी कम, देन दिस चाचा कम, देन दिस देन दिस देन दिस। मैं कहीं हुई नहीं, मैं हूं। सो मैं अल्टीमेटली बहुत लास्ट में आता हूं, तो आप यहां पहुंच ही नहीं पाओगे, और अल्टीमेटली यू विल गो विद दिस दीदी। तो आप कुल मिला के इस दीदी के पास आ जाएंगे, एंड देन दिस दीदी विल टेल यू कि बेटा ये करो वो करो वो करो। भारी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ प्लीज हियर। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू हैव सो मेनी चॉइसेस यार, आपके पास इतने सारे चॉइसेस हैं। सो लेकिन अगर यही चीज पहले होती तो 90s में होती तो ये पता ही नहीं होता आपको। सो मैं आपसे वापस से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आर यू बीइंग बेनिफिटेड बाय कंपटीशन? क्या आपका? और लाइसेंस राज के टाइम पे क्या था, लाइसेंस राज के टाइम पे क्या था, बहुत सारी मोनोपोलीज बन जाती, जैसे बजाज वाज अ मोनोपोली, बजाज वाज अ, BSNL वाज अ मोनोपोली। अच्छा, आज के टाइम पे इंडिया में सबसे बड़ी मोनोपोली कौन सी है? इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज, IRCTC भी ठीक है, बट इंडियन रेलवेज इज द बिगेस्ट मोनोपोली ना। लेकिन उनकी मोनोपोली कभी खराब नहीं है, इंडियन रेलवेज की मोनोपोली खराब नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैं बताता हूं। तुम पुणे से बनारस स्लीपर का टिकट लेके जाओ, 440 रुपए का स्लीपर का टिकट आ जाएगा पुणे से। तुम बनारस स्टेशन पे उतरो, बनारस स्टेशन से होटल के लिए एक कैब करो, 350 रुपीज। सही बोल रहा हूं? तो इंडियन रेलवेज के तो हमको चरण छूने चाहिए। हाँ, सही बोल रहा हूं ना मैं, कि इंडियन रेलवेज की मोनोपोली है, बट वो मोनोपोली को कभी अब्यूज, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट अपने फेवर में मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, याद है? अरे कर सकती है ना। इट शुड बी रीजनेबल, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज क्लासिफिकेशन, यस और नो, बट इट हैज टू बी रीजनेबल। क्वेश्चन भी आया था यहां से एग्जाम में, आया था ना, लिख के आया हो ना भाई, हक के तो नहीं आए? अरे आया था ना, रीजनेबल क्लासिफिकेशन शुड बी मेड ऑन इंटेलिजेंट ग्राउंड, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर कमेंट करना था। नाउ ये देखो एग्जांपल दे दिया। नाउ
सब बोलते हैं सर हम उस दर्द से बाहर आना चाहते हैं, कहां आप वहीं पे हमको घुसेड़ रहे हो बार बार। नाउ प्लीज हियर, सो प्लीज हियर। सो पहले के टाइम पे डर लगता था, किससे लगता था? मोनोपोली से डर लगता। टाटा नमक, टाटा का रिस्पेक्ट इसलिए भी है कि टाटा भले कितनी भी मोनोपोलिस्टिक पोजीशन पे रहा हो, टाटा ने कभी भी अपनी पोजीशन को अब्यूज नहीं किया, मिसयूज नहीं किया, इसलिए टाटा का रिस्पेक्ट आज भी है। बट सिर्फ टाटा जैसे सब नहीं थे ना बच्चों। उस टाइम पे बजाज जैसे लोग क्या कर रहे थे, अपनी मोनोपोलिस्टिक पोजीशन को क्या करते थे? अब्यूज करते थे, मिसयूज करते थे, और उसके चलते बहुत सारी प्रॉफिट कमाते थे। उस समय अनफेयर प्रैक्टिस करते थे वो लोग। क्या करते थे बच्चों? दे यूज टू इंडल्ज देमसेल्फ, वो लोग अपने आप को शामिल करते थे किसमें? अनफेयर प्रैक्टिस में, कस्टमर को बेवकूफ बनाने के लिए। और उस समय जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी को बताया गया कि मैडम प्राइम मिनिस्टर जी, बहुत सारे लोग मोनोपोली पोजीशन पे आ गए हैं और वो बहुत गंदा कर रहे हैं, कस्टमर का बहुत नुकसान हो रहा है। अब इंदिरा गांधी या जो भी उसके एडवाइजर्स हैं, उनमें इतनी अक्ल नहीं थी। सिर्फ क्या करना था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को क्या करना था? खत्म करना था। अगर वो कानून खत्म हो जाता तो देश में मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग, सिंधी लोग, ब्राह्मण्स क्या कम है? अरे हर घर धंधा होता। 1917-80s में अगर हटा देते, क्या हटा देते? इंडस्ट्री। तो बच्चों कैन आई से वी वुड हैव सीन मेनी बिजनेस हाउसेस ग्रोइंग, फ्लरिशिंग। लाइसेंस राज के चक्कर में कई अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियल हाउसेस बंद पड़ गए बच्चों, लाइसेंस ही नहीं मिला, प्रोडक्ट सड़ गया। गवर्नमेंट की कृपा जिसके ऊपर रहती थी वही आगे बढ़ता था। आज की तारीख में ऐसा है। जोमेटो, जितने आपने कितने स्टार्टअप्स देखे होंगे जिनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बट दे हैव लाइक, गवर्नमेंट तो उल्टा सपोर्ट करती है आजकल। गवर्नमेंट तो उल्टा आजकल क्या करती है? सपोर्ट करती है। बेसिकली तो उस समय इंदिरा गांधी का दिमाग खराब हुआ कि क्या है, ऐसे लोग कैसे कर रहे हैं। इंदिरा गांधी वॉज अ गुड लेडी। आपको पता है मैं सारे कांग्रेसियों को गाली देता हूं, बट ठीक है, मतलब वो ठीक थी यार, मतलब उतनी खराब नहीं थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतना खराब तो मेरे ख्याल से कोई नहीं बन सकता। इंदिरा गांधी वॉज स्टिल, शी वॉज एन आयरन लेडी, मतलब वो अच्छी थी। ठीक है, उसने इमरजेंसी वगैरह लगाया, बट ठीक है, ठीक है। मतलब ये देखो ना, ये राहुल गांधी वगैरह को देखो, इनमें साला अक्ल ही नहीं। क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे करना, कुछ नहीं आता इनको। अभी इनका नया कांड पता चला कि इन तुमको? क्या? हाँ, नहीं, उनका कांड मैं बताता हूं। तुम चोरी करो, बुरी बात नहीं है, सब करते होंगे। मैं बताता हूं। इन लोगों को कांग्रेस में, महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी जब विलासराव देशमुख या कोई तो चीफ मिनिस्टर था। इनकी एक कंपनी थी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, एजेएल। ठीक है, उसमें सोनिया गांधी और पूरी फैमिली डायरेक्टर है। ये उनकी कंपनी है, नेहरू ने चालू किया था। इनका न्यूज़पेपर आता था नेशनल हेराल्ड। सुनो सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ये लोग कितने, गिर सकता है कोई, मतलब फांसी पे लटका देना चाहिए ऐसे लोगों को। सुनो ध्यान से। इनने क्या किया, जब महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे, अब इनकी सरकार हो गई, उस समय कांग्रेस बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। तो हो सकता है मेरे फैक्ट्स ऊपर नीचे हो, बट जो मैं बात बोल रहा हूं बिल्कुल सही है, और ऐसा ही किया इनने। ठीक है, इनने 5 एकड़ जमीन या 5 एकड़ की कोई बिल्डिंग इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डोनेट की या फिर 100 साल के लिए लीज पे दी। किसको दी? मीडिया। गवर्नमेंट मीडिया वालों को जमीन देती है मीडिया को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मीडिया को कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर माना गया है। लेकिन जब दी तब तक ये न्यूज़पेपर बंद हो चुका था। अभी बात खत्म नहीं हुई है। उस समय कांग्रेस की सरकार कहां पे थी? केंद्र में भी थी और महाराष्ट्र में भी थी। सुनना ध्यान से। तो सबसे पहले चलो कोई दिक्कत नहीं है, विलासराव देशमुख वॉज अ गुड मैन, और उसने किसी न्यूज वाली कंपनी को जमीन दी। कोई दिक्कत नहीं। अब जमीन क्यों दी? ताकि इस काम का मीडिया के लिए यूज हो, न्यूज रिपोर्टिंग के लिए यूज हो, मीडिया प्रमोट हो। अभी जमीन किसके पास आ गई? कांग्रेस की कंपनी के पास आ गई, एजेएल के पास आ गई, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरी फैमिली कंपनी इनके, मेजॉरिटी स्टेक इनके पास है। अब देखो इन कमीनों ने क्या किया। इसी जगह को, जो भी जगह थी, इस जगह को आधा उन्होंने किसी एक्स लिमिटेड को किराए पे दे दिया। आपको
खुद के यूज के लिए, इन्होंने किसी और को किराए पे दे दिया, उसका किराया आता है इनको 5-6 करोड़ रुपए साल का आने लगा। उसके बाद इसी जगह को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यहां पे पासपोर्ट सेवा केंद्र को किराए पे दे दिया गया। गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट को ही किराए पे दे दी, और वो किराया कौन ले रहा है? कांग्रेस पार्टी, मतलब कांग्रेस मतलब 20 गांधी। मतलब बच्चों, क्या ये देशद्रोही नहीं है? बीजेपी भी करप्शन करती होगी, आई एम श्योर करती होगी। ये करप्शन, मर जाना चाहिए जीते जी, लटका देना चाहिए। और लोग, इनके फॉलोअर्स भी हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं बच्चों। बिक गई है गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट तो अच्छी है, ये चोर लोग, समझ रहे हो बच्चों? गवर्नमेंट की जमीन किराए पे गवर्नमेंट को ही दी, और किराया किसको मिल रहा है? कांग्रेस, राहुल गांधी को। खून खोलता है बच्चों ये देख के, क्या खोलता है? खून खोलता है कि हम साला दिन रात मेहनत करके, तुम जो फीस देते हो उसमें 12,200 मुझे नहीं मिलता, उसमें मेजर पैसा, लाइक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट को चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, और हमारे टैक्सेस से ये हो रहा है। और ऐसा कितनी जगह पे हो रहा होगा, कितनी जगह पे ऐसा अभी भी हो रहा होगा, आपको पता ही नहीं है बच्चों। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। एनीवे, सो इंदिरा गांधी ने उस समय एक कानून बनाया, किसको रोकने के लिए? मोनोपोलीज को रोकने के लिए। मोनोपोलीज, ये जो मोनोपोलिस्टिक पोजीशन में आके लोग स्ट्रांग बन गए थे, इनको रोकने के लिए इंदिरा गांधी में भी दिमाग नहीं था, उसको डायरेक्टली ये एक्ट ही खत्म करना। तो उस समय एक एक्ट बना, कौन सा एक्ट बना? मोनोपोलीज एंड Restrictive Trade Practices Act 1969. So this act is a predecessor. Predecessor मतलब कंपटीशन एक्ट आने के पहले, कंपटीशन एक्ट आने के पहले क्या करा था ये लॉ? जो मार्केट को रेगुलेट करता था, जो मार्केट को संभालता था, वो कौन सा लॉ था? MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। जैसे कंपटीशन एक्ट के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वैसे ही MRTP एक्ट के अंदर कौन सा था? वहां पे होता था MRTP कमीशन। और MRTP कमीशन किसको किसको पकड़ता था? ओए, MRTP कमीशन किसको पकड़ता था? ये उन एंटिटीज को पकड़ता था, उन एंटिटीज को रेगुलेट करता था। किसको रेगुलेट करता था? हाँ, नंबर वन, जो मोनोपोलीज, जो मोनोपोलिस्टिक पोजीशन पे थी, जो मोनोपोलिस्टिक पोजीशन पे नहीं है बट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंज्यूमर को उल्लू बनाने का काम कर रही है, ये उनको पकड़ता था। लेकिन उस समय भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि गवर्नमेंट बेवकूफ थी। अगर मैं चाइना में होता और मैंने ये बोल दिया होता गवर्नमेंट बेवकूफ थी, तो कल मैं नहीं दिखता। आज रात को ही मेरे को मेरे घर से उठा के ले जाते और पता नहीं कहां, लक्षद्वीप वक्षद्वीप में किसी जेल में डाल देते बच्चों। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। हमेशा इस चीज पे गर्व करो कि तुम इस मिट्टी पे जन्म लियो। अगर मैं अमेरिका में होता तो मुझे पता नहीं, मैं पढ़ा रहा होता, कोई वहां से निकलता बंदूक फेंक मार देता मुझे। अगर मैं यूरोप में होता तो कम से कम इस क्लास की 6 लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड होती, और 2-3 बच्चे तो पीछे बैठ के अपना कार्यक्रम चालू रखते। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो 8-10 लोग यहीं बम फोड़ देते। अगर मैं रशिया में नहीं, पाकिस्तान में क्लासेस होते। अगर मैं रशिया में होता तो देयर इज नो डेमोक्रेसी। सो पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा लो, लाखों में एक देश है मेरा बच्चों। हमेशा इस चीज के ऊपर गर्व करो कि इस कंट्री जैसा दुनिया में कोई दूसरा कंट्री नहीं है बच्चों। हो सकता है लाख बुराइयां हैं मेरे देश में, बट इस देश जैसा
कोई देश नहीं है बच्चों। मैं बता रहा हूं बेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। रहते आराम से बैठे, कोई टेंशन नहीं, आप जिंदा है, सुरक्षित घर पहुंचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, सब चीज मिल जाती, पानी खाना दाना सबके लिए, गरीब को भी सब मिल जाता है, अमीर को भी सब मिलता है। ये सुनो बच्चों, यू गेट एवरीथिंग, बारिश भी मिल जाती है, गर्मी डेजर्ट सब बच्चों। एक ऐसा कंट्री, भगवान ने ऐसा कोई कंट्री बनाई नहीं है जिसमें क्या मिल जाए, हर आदमी मिल जाए। तुमको हिंदू से मिलना हिंदू मिलेगा, मुस्लिम मिलेगा, सिख मिलेगा, ईसाई मिलेगा, गधे मिलेंगे, घटिया लोग मिलेंगे, सब मिलेंगे बच्चों, ठीक है, अजीब और गरीब लोग मिल जाएंगे बच्चों। एनीवे सो एनीवे सो मोनोपोलीज को रोकने के लिए क्या बनाया है बच्चों, एमआरटीपी एक्ट बनाया, ठीक है। लेकिन आप समझो अभी तक गवर्नमेंट के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं थे बच्चों। सो अगर अपनी क्लास में मान लीजिए एक लड़की होती, कितनी लड़की होती, और अपनी क्लास में मान लो 60 लड़के होते, कितने लड़के होते, 60 लड़कों के ऊपर सिर्फ एक लड़की अगर हमारी क्लास में होती, तो जस्ट इमेजिन दैट गर्ल वुड हैव बीन, और दिखने में एवरेज होती है जैसी भी होती, तो उस लड़की का स्टेटस क्या होता है इस क्लास के अंदर। अगर वो लड़की बोलती राम राम मुझे थूकना है, तो राम रंग बोलता है प्लीज प्लीज, तुमने 4 दिन से उसके, मेरा नंबर, मैं 4 दिन से अपना हाथ लेके घूमता हूं, तुम कभी नहीं थूकती, तुम सबके हाथ में थूक रही हो, मेरे हाथ में नहीं थूक रही हो, प्लीज मेरे हाथ में थूको, प्लीज 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 प्लीज। उसने बोला नो राम रंग सॉरी, आज मैं यश के हाथ में थूकूंगी, क्योंकि यश देखो जमीन में लेटा पड़ा है, वो देखो अपना हाथ को ऐसे करके, राम रंग तुम इतना गिर सकते हो। राम रंग बोले मेरे को अब तो मेरे कुछ गिरने के लिए बचा ही नहीं है, मैं तो ऑलरेडी पैदाइश ही गिरा हुआ हूं, और कितना गिरूं, रोज गिरता हूं, रोज गिराता हूं, लोगों को फंसाता हूं, ये सुनो, तो लाइफ में अब कुछ बचे ही नहीं। तो आज किसके हाथ, आज सौभाग्य किसको मिलेगा, यश। यश के हाथ में जैसे थूक की बूंदे आती हैं, यश 2000 रुपए देता है, थैंक यू सो मच। क्या नहीं से लड़की अपना पूरा मोनोपोलिस्टिक पोजीशन को एंजॉय कर रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, द गर्ल इज एंड एकदम सुपर्बली, लड़की जो है वो अपने मोनोपोलिस्टिक पोजीशन को क्या कर रही है, एंजॉय कर रही है। जब ये बात मुझे पता चली, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑफर लेके आया। अब मैंने क्या किया, मैंने उस लड़की के, गवर्नमेंट क्या कर रही थी उस समय, लड़की को बोलती कि नहीं तुमको थूकना नहीं है, तुमको ऐसे करना है, तुमको वैसे करना है, तुमको वैसे करना है, तुमको सही तरीके से बिहेव करना है, क्यों उसको उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। मैंने क्या किया, मैंने एक स्कीम निकाला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, स्कीम लगाया। सीएस एग्जीक्यूटिव में जो लड़की आईकन एकेडमी की फेस टू फेस में आती है उसको फ्री प्लस 500 रुपए की स्कॉलरशिप पर महीने। तो एक महीने के अंदर मेरी क्लास में 70 लड़कियां होंगी। कितनी लड़कियां होंगी, 70 लड़कियां, ये सुनो। तो अब उस लड़की ने राम रंग को बोला, राम रंग आज मेरा थूकने का मन कर रहा है। तो राम रंग ने पहले तो खाया पान, बोला हाँ बेबी मैं 2 मिनट में आता हूं। पहले खाया पान, फिर 2-3 मारी छींक, यहां का भी मटेरियल थोड़ा सा जमा किया, और बोला इधर आओ। वो देखो चिड़िया, जैसे ही वो लड़की चिड़िया देखने के लिए पलटी, राम रंग नीचे झुका। ये सुनो बच्चों, राम रंग तुमने क्या किया, ये पता है हैरेसमेंट है, मैं जेल जाएगी। ये सुनो, उज्जवल ने बोला भाग यहां से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो कहना इसे, नेक्स्ट डे वो लड़की अपने हिसाब से एकदम सही तरीके से आएगी, सही तरीके से बिहेव करेगी। क्यों, व्हाट डिड वी डू, हमने उस लड़की को रेगुलेट किया या हमने कंपटीशन को प्रमोट किया। सो अगर आप चाहते हैं कि मार्केट अच्छा रहे, इफ यू विश दैट मार्केट शुड परफॉर्म वेल, अगर आप चाहते हैं कस्टमर का फायदा हो, कस्टमर को चीजें सस्ते रेट पे मिले, तो व्हाट यू शुड डू, शुड यू कर्ब मोनोपोलीज। कर्ब मतलब कम करना। क्या आपको मोनोपोलीज को रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब जो मोनोपोलिस्टिक पोजीशन पे उनको रेस्ट्रिक्ट करना है, या फिर आपको कंपटीशन प्रमोट करना है। इज दैट क्लियर नाउ। अब इतना पढ़ने के बाद क्या मुझे कोई बता सकता है कि कंपटीशन लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या था, कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले कहीं ना कहीं कंपटीशन प्रमोट करना। अब एक मिनट, कंपटीशन प्रमोट कैसे हो सकता है। अब बच्चों
हाँ, कंपटीशन प्रमोट तभी हो सकता है जब मार्केट में एडिक्वेट नंबर के क्या रहे, सेलर्स रहे। मार्केट में क्या रहे? अच्छा, लेकिन चोर तो चोर ही है। अब हमारे देश में कंपटीशन एक्ट आ गया। इन आवर कंट्री वी हैव व्हाट बेटा? क्यों? बस 2 मिनट और। हमारे देश में क्या है? मैंने आज आपको कुछ भी पढ़ाया नहीं है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ जनरल नॉलेज, नॉट जनरल नॉलेज खेल रहे थे अपन। सो हमारे देश में भले ही समय बदल गया है, बट आज भी मुझे एक चीज बताओ, नाम भले ही बदल गया है। सो उस समय मोनोपोलिस्टिक पोजीशन थी, आज कंपटीशन एक्ट मोनोपोलिस्टिक की बात नहीं करती। कंपटीशन एक्ट क्या बोलता है? सो पहले जो मोनोपोलिस्टिक पोजीशन थी, आज कौन सी पोजीशन आ गई है? डोमिनेंट पोजीशन। भले ही हमारे देश में मोनोपोलीज नहीं है आज अच्छा, 1991 में जब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, लाइसेंस राज को भी खत्म कर दिया गया था। आप सबको पता है सिर्फ छह सेक्टर ना जहां पे कंपलसरी लाइसेंसिंग चाहिए, 5, वो ब्रीविंग वगैरह, इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ये सुनो, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था, लिख के आए थे कि फच कर दिया था? लिखा था, ग्रेट। सो सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। सो आज की तारीख में तो लाइसेंस राज खत्म हो गया, तो अभी सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस चाहिए, बाकी कहीं पे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वहां बाकी जगह पे उद्यम रजिस्ट्रेशन से काम चल जाता है। किससे काम चल जाता है? सिर्फ आपको गवर्नमेंट को बताना है कि मैं ये करता हूं, बात खत्म। सो अब लाइसेंस राज खत्म हो गया, ठीक है। एमआरटीपी एक्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। सो कैन आई से, अब आप देखेंगे कि नई नई इंडस्ट्रीज बन रही हैं, कितना कंपटीशन है मार्केट में। आपको क्या करना है मुझे बताओ, कौन सा एजुकेशन करना है? कहीं पे भी मोनोपोली, देयर इज नो मोनोपोली इन द मार्केट, लेकिन फिर भी चोर लोग कम नहीं हुए। अब कौन सी पोजीशन आ गई है? डोमिनेंट पोजीशन। अब कई कंपनीज ऐसी हैं, कई ब्रांड्स ऐसे हैं जो आज भी क्या है, भले ही लाइसेंस राज है, बट कई जो प्रोडक्ट्स हैं, कई कंपनियां हैं जो है मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय करती है। डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन। कई कंपनीज जो है मार्केट में आज भी क्या एंजॉय करती है? डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय करती है। एग्जांपल, अच्छा, अब जब मैं आपको डोमिनेंट पोजीशन बताऊं तो मुझे आपको कुछ और भी बताना पड़ेगा। चलो ठीक है, वो कुछ और भी मैं आपको कल बताऊंगा। डोमिनेंट पोजीशन जैसे कि फॉर एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा, मैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ पे जो केसेस वगैरह हुए हैं, मैं उसके आधार पे बताऊंगा। होंडा मोटर्स, कौन सा? होंडा मोटर्स इन स्कूटर सेगमेंट, कौन से सेगमेंट में? स्कूटर सेगमेंट में इंडिया में डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय करता है। कौन सी कंपनी? हीरो होंडा नहीं, कौन सी? एक्टिवा। लगभग उनके पास स्कूटर सेगमेंट का 70% मार्केट शेयर है। कितना? पूरे इंडिया में दे हैव 70% मार्केट शेयर। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने डिसीजन में क्या कहा कि होंडा क्या एंजॉय करती है? डोमिनेंट पोजीशन। और अगर होंडा गलत करती है इस पोजीशन को, एक मिनट, कंपटीशन एक्ट के अंदर डोमिनेंट पोजीशन पे होना गलत नहीं है, बट डोमिनेंट पोजीशन को क्या करना? अब्यूज करना गलत है। और आपको पता है कंपटीशन एक्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना है? और कंपटीशन एक्ट के हिसाब से कंज्यूमर कौन है? कौन बच्चों? कौन है बच्चों? कंपटीशन एक्ट के हिसाब से कंज्यूमर कौन है? एंड यूजर प्लस, मतलब एंड यूजर मतलब अगर होंडा की बाइक मैं खरीद रहा हूं तो मैं भी कंज्यूमर हूं। कमर्शियल परचेजर मतलब जिसके पास होंडा की डीलरशिप है, जिसके पास क्या है होंडा की, वो भी क्या है? वो भी कंज्यूमर है, वो भी कंज्यूमर है। सो अगर होंडा अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करके किसके साथ गलत कर रहा है? मेरे साथ गलत कर रहा है, या फिर
डीलर के साथ गलत कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ होंडा अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज कर रहा है? और ये जो मिसयूज कर रहा है, ये प्रैक्टिसेस, ये जो मिसयूज करने की प्रैक्टिसेस है, इसको क्या बोलते हैं हम? एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। और फिर पिक्चर में कौन आ जाएगा? देन इन द पिक्चर सीसीआई विल कम। आज के लिए बस इतना ही करेंगे बच्चों, बाकी विल कंटिन्यू टुमारो। ऑनलाइन वाले बच्चों, यस, अखिल, गौतम, भरत जी, रौनक जी, योगेश जी, प्रियांशु जी, लवीशा जी, छवि, अरे रोशनी भी है ऑनलाइन। रोशनी कब आ रही है पूना बेटा तू?